सुरंग नंबर 11, 12 नवंबर 2021 रात के 1:47 बज रहे थे। मोटरवे पुलिस के कंट्रोल रूम में एक घबराई हुई कॉल मौसूल हुई। हेलो, कौन है? कॉल करने वाले की सांसें तेज थी। हम सुरंग में फंस चुके हैं। ऑफिसर ने फौरन पूछा, कौन सी सुरंग? कुछ लम्हे की खामोशी के बाद जवाब आया, सर यहाँ सिर्फ 11 लिखा हुआ है। ऑफिसर ने फौरन मोटरवे का नक्शा निकाला। उस रूट पर सिर्फ 10 सुरंगें थी। सुरंग नंबर 11 का कोई वजूद ही नहीं था। कॉल अचानक कट गई। लोकेशन ट्रेस की गई, लेकिन अजीब बात यह थी, सिग्नल हर 5 सेकंड बाद अपनी जगह बदल रहा था। कभी 20 किलोमीटर आगे, कभी 15 किलोमीटर आगे, जैसे कॉल करने वाला एक ही वक्त में कई जगहों पर मौजूद हो। 2 घंटे बाद रेस्क्यू टीम वहाँ रवाना हुई। सुबह 4 बजे वो उस मकाम पर पहुंची जहां आखिरी सिग्नल मिला था। वहां सिर्फ एक पुरानी हिफाजती रेलिंग टूटी हुई थी। नीचे गहरी खाई थी। कोई सुरंग नहीं, कोई गाड़ी नहीं, कोई हादसा नहीं। रेस्क्यू एहलकार वापस जाने लगे तो एक नौजवान सिपाही की नज़र पहाड़ की दीवार पर पड़ी। गर्द और काई के नीचे किसी ने स्याह रंग से सिर्फ एक अदद लिखा था, 11। उसने हाथ से काई साफ की। अचानक पत्थर की दीवार के अंदर से एक ठंडी हवा निकली और हल्की सी गूंज सुनाई दी, जैसे बहुत दूर किसी सुरंग के अंदर गाड़ी का इंजन अभी भी चल रहा हो। टीम लीडर ने टॉर्च अंदर डाली। जहां पहले सिर्फ चट्टान थी, अब वहां एक तंग सा रास्ता नजर आ रहा था। ऐसा रास्ता जो चंद सेकंड पहले मौजूद ही नहीं था। अंदर मुकम्मल अंधेरा था, लेकिन जमीन पर ताज़ा टायर के निशान मौजूद थे, जैसे कोई गाड़ी अभी चंद लम्हे पहले ही अंदर गई हो, मगर वापस आने का एक भी निशान नहीं था। टीम के 3 अफराद अंदर दाखिल हुए। सिर्फ 50 मीटर चलने के बाद उनके तमाम रेडियो एक साथ बंद हो गए। घड़ियां रुक गईं और एक सिपाही ने कांपती आवाज़ में कहा, सर, आपने सुना? टीम लीडर ने पूछा, क्या? सिपाही ने सुरंग के अंदर की तरफ उंगली उठाई। दूर, बहुत दूर एक बच्चे की आवाज़ गूंज रही थी, अब वापस मत जाना, तुम लोग बहुत देर से आए हो। टीम लीडर ने टॉर्च की रोशनी उस तरफ डाली। रोशनी सिर्फ चंद लम्हे के लिए एक चीज़ पर पड़ी और उसका खून जैसे जम गया हो। वहाँ एक सफ़ेद वैन खड़ी थी, जिस पर मोटरवे पुलिस की मोहर लगी हुई थी, लेकिन उस वैन का मॉडल 1994 का था और सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक वो वैन 27 साल पहले एक हादसे में जलकर तबाह हो चुकी थी। टीम लीडर कैप्टन फवाद ने वैन के करीब जाकर दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा चिड़चिड़ाते हुए आहिस्ता से खुला। अंदर किसी के बैठने के निशान तो थे, लेकिन कोई मौजूद नहीं था। ड्राइविंग सीट पर एक पुराना पुलिस कैप रखा था, जिस पर मिट्टी जमी हुई थी। फवाद ने कैप उठाया। अंदर एक शनाख्ती कार्ड रखा था। नाम इमरान शाह, मोटरवे पुलिस। जारी होने की तारीख 1993। फवाद चौंक गया। ये वही ऑफिसर था जिसके बारे में रिकॉर्ड में लिखा था कि वो 1994 में हादसे में मर गया था, लेकिन वैन के इंजन को हाथ लगाया तो वो गर्म था। ऐसा लग रहा था जैसे गाड़ी चंद मिनट पहले ही बंद हुई हो। अचानक सुरंग के अंदर से किसी गाड़ी के हारून की आवाज़ आई। आवाज़ दूर से आ रही थी। टीम के तीनों अफराद टॉर्च लेकर आगे बढ़े। चंद मिनट बाद उन्हें एक सफ़ेद करोला दिखाई दी। उसका अगला दरवाज़ा खुला हुआ था। अंदर एक मोबाइल फ़ोन रखा था। उसकी स्क्रीन अभी अभी रोशन थी। वक्त रात के 1:47। फवाद ने मोबाइल उठाया। बैटरी 89% थी, जैसे अभी अभी इस्तेमाल हुआ हो। लॉक स्क्रीन पर एक ही तस्वीर थी, एक खुशहाल ख़ानदान की, मियाँ बीवी और एक 8 साला बच्चा। फवाद ने गाड़ी का नंबर नोट किया और रेडियो पर कंट्रोल रूम से चेक करने को कहा, लेकिन रेडियो खामोश था, कोई सिग्नल नहीं। उसी वक्त बच्चे के हंसने की आवाज़ फिर सुनाई दी, इस बार पहले से ज़्यादा करीब। अंकल, मेरी गेंद देखी? टीम के एक सिपाही अरसलान ने फौरन टॉर्च उसकी तरफ घुमाई। वहाँ एक सुर्ख रंग की रबड़ की गेंद आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ लड़क रही थी, लेकिन सुरंग का फर्श बिल्कुल हमवार था। गेंद खुद ब खुद कैसे चल रही थी,
गेंद आकर फवाद के जूते से टकराई। उसने झुककर उसे उठाया। गेंद पर स्याह मार्कर से सिर्फ एक नंबर लिखा था, 11। अचानक सुरंग में मुकम्मल खामोशी छा गई। ऐसी खामोशी के सबको अपनी सांसों की आवाज़ सुनाई देने लगी। और फिर दूर अंधेरे में हेडलाइट्स रोशन हुई। एक गाड़ी पूरे रफ्तार से उनकी तरफ आ रही थी। फवाद ने चीख कर कहा, साइड पर हो जाओ। तीनों दीवार के साथ चिपक गए। गाड़ी उनके बिल्कुल करीब आई, मगर उनके सामने पहुंचते ही हवा में गायब हो गई। ना आवाज़, ना धुआं, ना टक्कर, सिर्फ खाली सुरंग। अरसलान की हिम्मत जवाब दे गई, सर, हमें वापस चले जाना चाहिए। फवाद ने सर हिलाया। हाँ। तीनों मुड़कर वापस चलने लगे, मगर 10 मिनट बाद वहीं पहुंच गए जहां वैन खड़ी थी। वो एक दूसरे को देखने लगे। उन्होंने तो सीधा रास्ता इख्तियार किया था, फिर वो दोबारा इसी जगह कैसे आ गए? फवाद ने ज़मीन पर चौक से एक तीर का निशान बनाया और दोबारा चल पड़े। 15 मिनट बाद वो फिर उसी तीर के सामने खड़े थे। इस बार तीर के नीचे किसी ने ताज़ा मिट्टी से एक जुमला लिख दिया था, यहाँ रास्ते नहीं बदलते, लोग बदल जाते हैं। तीनों के चेहरों का रंग उड़ गया, क्योंकि ये जुमला उनमें से किसी ने नहीं लिखा था। फवाद ने मिट्टी पर लिखा हुआ जुमला दोबारा पढ़ा, यहाँ रास्ते नहीं बदलते, लोग बदल जाते हैं। उसने फौरन मिट्टी को जूते से मिटा दिया। कोई हमारे साथ खेल खेल रहा है, मगर उसकी आवाज़ में वो एतमाद नहीं रहा था। तीनों ने फैसला किया, इस बार सुरंग के दीवार के साथ साथ चलेंगे ताकि रास्ता ना भूलें। तकरीबन 20 मिनट बाद उन्हें दूर एक जर्द रंग की रोशनी नजर आई, जैसे किसी कमरे में बल्ब जल रहा हो। वो एहतियात से आगे बढ़े। सुरंग के दरमियान एक छोटी सी चाय की दुकान बनी हुई थी। चूल्हे पर केटली चढ़ी हुई थी, चाय से भाप उठ रही थी और एक बूढ़ा आदमी कुर्सी पर बैठा अखबार पढ़ रहा था, जैसे ये कोई आम सड़क के किनारे का होटल हो। फवाद हैरान रह गया। बाबा, आप यहाँ कैसे? बूढ़े ने अखबार से नजरें उठाए बगैर कहा, तुम लोग दोबारा आ गए? अरसलान ने चौंक कर पूछा, दोबारा? हम तो पहली बार आए हैं। बूढ़ा आहिस्ता आहिस्ता हंसा। ये बात तो तुमसे पहले आने वाले भी कहते थे। फवाद ने दुकान का जायजा लिया। दीवार पर कैलेंडर लटका हुआ था। साल 1996। कपों पर गिर्द नहीं थी। चूल्हा जल रहा था। सब कुछ ऐसे ही था जैसे वक्त यहाँ रुका हुआ हो। फवाद ने पूछा, आपका नाम क्या है? बूढ़े ने जवाब दिया, अब्दुल सलाम। मैं इस सुरंग का चौकीदार हूँ। कितने सालों से? बूढ़ा चंद लम्हे खामोश रहा और फिर बोला, मुझे याद नहीं, शायद 30 साल, शायद 3 दिन। यहाँ वक्त कोई मायने नहीं रखता। उसी लम्हे अरसलान की नज़र अखबार पर पड़ी। उसके हाथ से टॉर्च गिर गई। अखबार की तारीख थी 15 अगस्त 2028, यानी 7 साल आगे की तारीख। उसने फौरन अखबार खोला। पहली खबर पढ़ते ही उसके होंठ खुश्क हो गए। सुर्खी लिखी थी, सुरंग 11 में रेस्क्यू टीम लापता। नीचे 3 तस्वीरें थी, फवाद, अरसलान और तीसरा सिपाही नोमान। वही कपड़े, वही चेहरे, और नीचे लिखा था, तीनों एहलकारों का आज तक कोई सुराग नहीं मिल सका। फवाद ने झपट कर अखबार छीन लिया। ये नामुमकिन है। बूढ़े ने पहली बार अखबार बंद किया। उसकी आंखों में अजीब सी उदासी थी। उसने धीरे से कहा, नामुमकिन? यहाँ नामुमकिन सिर्फ एक चीज है, और वो है यहाँ से वापस जाना। अचानक सुरंग के दूसरे सिरे से किसी गाड़ी के ब्रेक लगने की आवाज आई। फवाद और उसके साथी दौड़कर बाहर निकले। दूर एक नई सफेद SUV खड़ी थी। उससे 3 नौजवान घबराकर बाहर निकले। उनमें से एक लड़के ने चीख कर कहा, खुदा के लिए हमारी मदद करें, हम रास्ता भटक गए हैं। फवाद उनकी तरफ बढ़ा, मगर अब्दुल सलाम ने उसका बाजू पकड़ लिया। उसकी आवाज़ पहली बार कांप रही थी। इन्हें हाथ मत लगाना, ये जिंदा नहीं है। फवाद ने हैरत से पूछा, क्या मतलब? बूढ़े ने आहिस्ता से सामने इशारा किया। फवाद ने गौर से देखा।
उसके जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई। तीनों नौजवान जमीन पर चल रहे थे, लेकिन उनके कदम जमीन को छू ही नहीं रहे थे। वो चंद इंच हवा में चल रहे थे और उनके पीछे कोई साया नहीं था। फवाद की नजरें उन तीन नौजवानों पर जमी हुई थी। वो मदद के लिए चीख रहे थे, लेकिन उनकी आवाज़ें अजीब थी। अल्फाज पहले सुनाई देते थे, होंठ चंद सेकंड बाद हिलते थे, जैसे आवाज़ और जिस्म एक साथ ना हो। अब्दुल सलाम ने आहिस्ता से कहा, उनकी तरफ मत जाना। ये वो लोग हैं जो समझते हैं कि वो अभी भी जिंदा हैं। फवाद ने गुस्से से कहा, आप आखिर कहना क्या चाहते हैं? अब्दुल सलाम ने गहरा सांस लिया, फिर बोला, तुमने कभी सोचा इस सुरंग का नंबर 11 क्यों है? फवाद ने जवाब दिया, शायद ये 11वीं सुरंग होगी। बूढ़ा हंस पड़ा, नहीं, क्योंकि 10वीं सुरंग के बाद कभी कोई 11वीं सुरंग बनी ही नहीं है। अब्दुल सलाम उन्हें दुकान के पीछे एक जंग आलूदा लोहे के दरवाजे तक ले गया। दरवाजे पर सरकारी मोहर लगी थी। मोहर पर तारीख दर्ज थी, 17 अप्रैल 1999। अब्दुल सलाम ने दरवाज़ा खोला। अंदर पुरानी फाइल्स, इंजीनियरिंग के नक्शे और गर्ज से अटे रजिस्टर रखे थे। फवाद ने एक नक्शा उठाया। उस पर पूरे मोटरवे बनी हुई थी, सुरंगें भी दर्ज थी, 1, 2, 3, 10 और बस 11 नंबर मौजूद ही नहीं था। फिर उसे एक सुर्ख मोहर वाला कागज़ मिला। उस पर सिर्फ एक सतर लिखी थी, प्रोजेक्ट टाइटल 11 मुस्तकिल तौर पर मंसूब किया जाता है, वजह तमाम कारकुन लापता। फवाद के हाथ कांपने लगे। तमाम कारकुन लापता? अब्दुल सलाम ने सर झुका लिया। मैं भी उन मजदूरों में से था, लेकिन मैं कभी बाहर नहीं जा सका। उसी लम्हे सुरंग जोर से लर्जने लगी। दूर कहीं धमाके जैसी आवाज आई। अब्दुल सलाम का चेहरा बदल गया। वो जाग गए। फवाद ने पूछा, वो कौन? अब्दुल सलाम ने पहली बार खौफजद नजरों से अंधेरे की तरफ देखा। हमने पहाड़ नहीं काटा था, हमने किसी चीज का दरवाजा खोल दिया था। पूरा कमरा खामोश हो गया। फिर सुरंग के गहरे अंधेरे से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। ना इंसान ना जानवर, बल्कि जैसे हजारों लोग एक साथ बहुत आहिस्ता आहिस्ता सांस ले रहे हों। असला ने टॉर्च उस तरफ डाली। रोशनी सिर्फ चंद लम्हों के लिए किसी बहुत बड़ी चीज पर पड़ी और फौरन बुझ गई। किसी ने कुछ खास नहीं देखा, लेकिन एक चीज सब ने देखी, 2 बहुत बड़ी आंखें जो अंधेरे में खामोशी से उन्हें देख रही थी। अब्दुल सलाम ने चीख कर कहा, रोशनी बंद करो। ये रोशनी से नहीं डरती, ये तुम्हारी नजर से जागती है। उसी लम्हे सुरंग की दीवार पर किसी ने अंदर से जोरदार जरब लगाई। फिर दूसरी, फिर तीसरी, और दीवार पर आहिस्ता आहिस्ता एक लंबी दरार बन गई। दरार के अंदर से किसी इंसान के हाथ नहीं, बल्कि पत्थर जैसी लंबी उंगलियां बाहर आने लगी। फवाद ने पहली बार अपनी जिंदगी में खौफ से हथियार निकाला, लेकिन अब्दुल सलाम ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने आहिस्ता से कहा, गोली मत चलाना। उसे सिर्फ एक चीज पसंद है, और वो है खौफ। उसी लम्हे उनके पीछे खड़ा नौमान अचानक गायब हो गया। ना चीख ना आवाज, बस एक लम्हे पहले वहां था, और अगले लम्हे सिर्फ उसकी टॉर्च जमीन पर जल रही थी। फवाद ने फौरन आवाज लगाई, नौमान। सिर्फ बाद गश्त वापस आई, माँ। मगर आखिरी बाद गश्त बदल गई, फवाद का दिल जोर जोर से धड़का। उसने अपना नाम ही नहीं पुकारा था, फिर उसका नाम कैसे? अब्दुल सलाम ने आहिस्ता से फवाद का बाजू पकड़ा। अब ये हमें अलग अलग करेगी। खामोश रहना। अगर तुम्हें अपने साथी की आवाज भी सुनाई दे, तब भी जवाब मत देना। अरसलान ने घबरा कर पूछा, क्यों? अब्दुल सलाम ने कहा, क्योंकि यहाँ आवाजें इंसानों की नहीं होती, वो सिर्फ इंसानों जैसी होती हैं। अचानक
नौमान की चीख सुनाई दी, सर मैं यहाँ हूँ। आवाज सुरंग के दाहिनी तरफ से आ रही थी। अरसलान दौड़ने लगा। फवाद ने उसे पकड़ लिया। रुक जाओ, ये नौमान नहीं हो सकता। उसी लम्हे बाईं तरफ से भी नौमान की आवाज आई, सर मैं जख्मी हूँ। उसके बाद सामने से, फिर पीछे से, चंद ही सेकंड में सुरंग के हर कोने से नौमान की आवाज आने लगी। अब्दुल सलाम ने आंखें बंद कर ली। उसके होठों पर सिर्फ एक ही जुमला था, उसने शिकार शुरू कर दिया। अचानक पूरी सुरंग खामोश हो गई, इतनी खामोश कि दिल की धड़कन भी भारी लगने लगी। फिर दीवार पे एक अजीब सी हरकत हुई। पत्थर जैसे सांस लेने लगा। पूरी दीवार आहिस्ता आहिस्ता ऊपर नीचे हो रही थी, जैसे वो दीवार नहीं, किसी बहुत बड़ी मखलूक का जिस्म हो। फवाद ने हाथ बढ़ाकर दीवार को छुआ। पत्थर ठंडा नहीं था, बल्कि गर्म था, और उसके अंदर धड़कन थी। फवाद ने फौरन हाथ पीछे खींच लिया। अब्दुल सलाम की आंखों में खौफ उतर आया। मैंने कहा था ना, हम सुरंग में नहीं आए, हम किसी चीज के अंदर आ गए हैं। उसी लम्हे सुरंग के आखिर में एक जोरदार रोशनी नमूदार हुई, जैसे बाहर निकलने का कोई रास्ता हो। अरसलान खुशी से चिल्लाया, सर रास्ता। वो दौड़ने लगा। अब्दुल सलाम पूरी ताकत से चीखा, नहीं, लेकिन देर हो चुकी थी। अरसलान रोशनी तक पहुंचा और एक कदम बाहर रखा। फवाद ने देखा, रोशनी के दूसरी तरफ सरसब्ज पहाड़ नहीं थे, वहां पूरा शहर खंडर बन चुका था। टूटे हुए पुल, जंग आलूदा गाड़ियां, गिरी हुई इमारतें और हर जगह खामोशी। एक साइन बोर्ड हवा में हिल रहा था और उस पर लिखा था, इस्लामाबाद, साल 2089। अरसलान साकित रह गया। ये कैसे मुमकिन है? उसी लम्हे उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। वो खुशी से बोला, नौमान तुम? उसने मुड़कर देखा। उसकी चीख पूरे सुरंग में गूंज उठी। फवाद ने सिर्फ एक ही लम्हे के लिए देखा और फौरन नजरें हटा ली। उसने सिर्फ इतना देखा कि वो चीज इंसान नहीं थी, उसका जिस्म मुसलसल बदल रहा था। हर चंद सेकंड बाद वो किसी और इंसान का चेहरा इख्तियार कर लेती थी। कभी नौमान, कभी एक बूढ़ा, कभी एक बच्चा, और आखिर में फवाद का अपना चेहरा। उसके बाद रोशनी अचानक बुझ गई और अरसलान हमेशा के लिए गायब हो गया। फवाद अब अकेला था, उसके साथ सिर्फ अब्दुल सलाम रह गया था। सुरंग मुकम्मल खामोश थी। सिर्फ कहीं दूर किसी बहुत बड़ी चीज़ की सांस लेने की आवाज़ आ रही थी। अब्दुल सलाम ने फवाद को एक पुराना लोहे का दरवाज़ा दिखाया। उस पर सिर्फ एक जुमला लिखा हुआ था, जो अंदर आया वो किसी न किसी की जगह आया। फवाद ने पूछा, इसका क्या मतलब है? अब्दुल सलाम की आंखों में आंसू आ गए। उसने आहिस्ता से कहा, मैं तुम्हें एक सच बताता हूँ, मैं अब्दुल सलाम नहीं हूँ। फवाद हैरान हो गया। फिर तुम कौन हो? बूढ़े ने जेब से एक जंग आलूदा शनाख्ती कार्ड निकाला। उस पर तस्वीर एक जवान की थी। नाम अब्दुल सलाम, उम्र 26 साल, मगर उसके सामने खड़ा शख्स उसी साल का नहीं, 80 साल का बूढ़ा हुआ दिखाई दे रहा था। अब्दुल सलाम बोला, जब मैं यहाँ आया था मेरी उम्र भी तुम जितनी थी। ये जगह वक्त नहीं खाती, ये जिंदगियाँ खाती है। उसी लम्हे अंधेरे से वही मखलूक सामने आई, लेकिन पहली बार उसने हमला नहीं किया। वो खामोश खड़ी रही। उसका जिस्म धुएं की तरह मुसलसल बदल रहा था। कभी वो फवाद के वालिद जैसी शक्ल अख्तियार करती, कभी उसके माँ, कभी नौमान, कभी अरसलान, और कभी एक छोटे बच्चे की। फवाद को अचानक एहसास हुआ, वो मखलूक किसी को मारती नहीं थी, वो सिर्फ लोगों की यादें पड़ती थी, और हर इंसान के लिए वही शक्ल इख्तियार करती थी जिस पर उसे सबसे ज़्यादा एतमाद हो। इसलिए कोई भी उसके पीछे चल पड़ता था। अब्दुल सलाम ने आहिस्ता से कहा, इसे गोली से नहीं मार सकते, क्योंकि ये जिंदा ही नहीं है। ये सिर्फ खौफ और धोखे से वजूद में रहती है। अगर तुम इसकी तरफ ना देखो और इसकी किसी आवाज़ पर यकीन ना करो तो ये कमज़ोर हो जाती है। फवाद ने अपनी टॉर्च ज़मीन पर फेंक दी, आंखें बंद कर ली। हर तरफ से आवाज़ें आने लगी, फवाद बेटा, सर,
मेरी मदद करें। मैं अरसलान हूँ, मैं नोमान हूँ। लेकिन उसने एक आवाज़ का भी जवाब नहीं दिया। चंद लम्हों बाद सुरंग हिलने लगी। मखलूक की चीख गूंजी। पहली बार उसकी आवाज़ में ताकत नहीं बल्कि खौफ था। अब्दुल सलाम मुस्कुराया। ये पहली बार है किसी ने इसे नजरअंदाज किया। अचानक पहाड़ जोर से लर्जा। सुरंग की छत गिरने लगी। अब्दुल सलाम ने फवाद को धक्का दिया। भागो। फवाद पूरी ताकत से दौड़ा। उसे दूर रोशनी नजर आई। उसने आखिर छलांग लगाई और पहाड़ से बाहर आ गिरा। उसी लम्हे पूरी सुरंग एक जोरदार धमाके के साथ बैठ गई। सुरंग 11 हमेशा के लिए बंद हो गई। 6 माह बाद हुकूमत ने उस मकाम की खुदाई करवाई। उन्हें सिर्फ चट्टान मिली, कोई सुरंग नहीं, कोई रास्ता नहीं, कोई वहन नहीं, कोई सबूत नहीं। फवाद ने इस्तीफा दे दिया। उसने कभी इस वाक़े का जिक्र नहीं किया। लोगों ने समझा वो ज़हनी दबाव का शिकार हो गया है। आखिरी मंजर 1 साल बाद उसी पहाड़ी के करीब एक ट्रक खराब हो गया। ड्राइवर गाड़ी से उतरा। उसने सामने पहाड़ की दीवार पर काई साफ की। नीचे किसी ने ताज़ा स्याह रंग से सिर्फ एक अदद लिखा था, 12। ड्राइवर ने हैरत से हाथ बढ़ाया और चट्टान के अंदर से ठंडी हवा का झोंका बाहर आया। कुछ रास्ते बंद नहीं होते, वो सिर्फ अपनी जगह बदल लेते हैं।